Hello my dear students, welcome back to the brand new lecture of your favorite channel Conceptual Learning. So हम लोग बात कर रहे थे नीट 2018 के पेपर के एनालिसिस के बारे में, पेपर सॉल्यूशंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 यानी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। यह पर्टिकुलर लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो नीट के बारे में सोच रहे हैं एग्जाम देने की आने वाले सालों के अंदर, या फिर उसकी पढ़ाई करने के बारे में जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हम अनफोल्ड करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, या फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एग्जाम बहुत ही आसपास ही है, कुछ ही महीनों में है, या फिर मे बी इन दिस ईयर दे आर गिविंग द एग्जाम, तब उन लोगों के लिए लेक्चर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन से। The ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr's orbit in the hydrogen atom is। अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ रिलेशन होता है और यहाँ पे तो मुझे टोटल एनर्जी की बात करी गई है। क्या मैं कहूंगा कि जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोलता हूं तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोलूंगा भाई? मैं लिखूंगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू प्लस ऑफ 13.6 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या ये होती है क्या? और जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर मुझसे कोई इसका रेशियो पूछे विच इज काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 अपॉन माइनस ऑफ 1। लुकिंग एट दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। आई होप इतना समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, when the light of frequency 2 mu naught is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5 mu naught, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is v2. I need to find the ratio of v1 upon v2. So क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वो होती है h into 2 mu naught माइनस ऑफ h mu naught, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले हिस्से की कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ m into v1 square is equal to h mu naught. Let us call this as equation 1. सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू कितनी है मेरे पास भाई? फ्रीक्वेंसी 5 ऑफ म्यू नॉट, लेकिन क्या वर्क फंक्शन तो उतना ही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ m टाइम्स v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स h म्यू नॉट। क्या आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बारे में समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स द आंसर। मुझे v1 अपॉन v2 निकालना है, तो लेट अस डिवाइड इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई? इक्वेशन 1 यानी v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंप्लाइज v1 अपॉन v2 की वैल्यू 1 अपॉन 2। देख लो क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप एकदम क्लियर है यहां तक। अगर सब कुछ एकदम क्लियर है तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। For a radioactive material, half-life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, the time taken for the disintegration of 450 nuclei. अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसका? जो हमारा एक्सप्रेशन है विच इज n is equal to n naught into e to the power minus of lambda t का, जहां पे n जो है रिप्रेजेंट करता है कितने एटम्स या कितने न्यूक्लियाइज बचे हुए हैं, n naught जो है वो शुरुआत वाला नंबर होता है। तो डिसइंटीग्रेशन करना है हमें 450 का, ओरिजिनल कितने थे? 600, तो बचेंगे कितने? अरे 600 में से 450 हटा दो, इतने बचेंगे। अपॉन ओरिजिनल थे 600 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट? 1/4 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं तो 4 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्डा t, या फिर इसको ln ले लेते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा t। यानी क्या मैं कह सकता हूं t की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है? 2ln2 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या है बच्चों? 2ln2 अपॉन
ln2 upon t half and which comes out to be 2 times t half. अब ये t half की वैल्यू तो हमें दे रखी है 10 मिनट्स, यानी क्या मेरे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मिनट्स. देख लो बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1. आई होप आपको समझ में आ गया हो. अगर समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टॉय कार है जिसका चार्ज विथ चार्ज क्यू मूव्स इन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फोर्स क्यू इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. ठीक है भाई, तो 0 से 6 मीटर पर सेकंड तक हो जाती है 1 सेकंड में. तो क्या मैं कह सकता हूं इस टॉय कार का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड है? क्या ये यहां तक चला गया? एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0. क्या इतना समझ में आया? फिर क्या क्या? एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, उल्टी कर दी गई, तो इस पे फोर्स भी उल्टा हो जाएगा. द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड. द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 1 सेकंड इज. ठीक है, तो क्या होगा जब 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी रेस्ट से कुछ आ गई है तो अगले सेकंड में क्या होगा भैया? ये वापस से अपनी जगह पे रुक जाएगा और डायरेक्शन बदल के अपोजिट तरफ जाने लगेगा. अब जैसे ही अपोजिट तरफ जाने लगेगा t इक्वल टू 3 सेकेंड हो गए. ठीक है ना, तो 0 से 3 सेकंड की बात कर रहा है. सो क्या मैं कह सकता हूं कि क्या इस पर्टिकुलर केस के अंदर यह जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगी 3 मीटर, ये भी हो जाएगी 3 मीटर और यह भी हो जाएगी 3 मीटर. क्या इतना समझ में आया? अब मैं बात करता हूं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी के बारे में. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. कितना लगा भाई? 3 लगा. तो क्या 1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी. ठीक है ना. और अगर हम बात करें एवरेज स्पीड के बारे में, तो स्पीड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा? टोटल कितना चला? 9 upon 3, that will give me 3 meter per second. So average velocity 1 meter per second, average speed 3 meter per second. तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मेरा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2. क्या इतना समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो मेजर करता है डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर. स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज होता है कुछ इस तरीके का, अगर आपको याद हो तो यहां पे हमारे पास कुछ भी याद आ रहा है बच्चों? कुछ इस तरीके की चीज होती है हमारे पास, स्क्रू गेज. स्केल यहां पे होता है और एक यहां पे होता है. ठीक है ना, और यहाँ पे आपका रैचेट होता है. तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा स्क्रू गेज. इसके लिए क्या बोला गया कि लीस्ट काउंट जो है वो है 0.001 सेंटीमीटर. द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल division coincide with 25 division above the reference line. Screw gauge has a zero error of minus of 0.004 centimeter. Correct diameter of the ball निकालना है. तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी जो रीडिंग आ रही है वो मैं लिखने की कोशिश करता हूं. यहाँ पे नेगेटिव एरर है. नेगेटिव एरर को हम क्या करते हैं? हमेशा हम ऐड करते हैं. तो क्या यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर 5 mm की तो मेन स्केल रीडिंग और 25 डिविजन्स और आ गए, 25 डिविजन्स और आ गए. सो क्या मैं कह सकता हूं प्लस 0.25 mm और ये तो आ गई जो मेरी रीडिंग आई. लेकिन अभी मेरे पास एडिशन और करना है. किस चीज का? नेगेटिव जीरो एरर का 0.04 mm. क्या ही समझ में आया? तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 5.29 मिलीमीटर या फिर 0.529 सेंटीमीटर एज द फाइनल आंसर. लुकिंग एट द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 एकदम सही हो जाएगा. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है which is incident from air on a plane surface of a material refractive index beam. At a particular angle of incidence, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following options is or are correct? अच्छा भाई, तो यहाँ पे एक सरफेस है, ये वाला है डेंसर मीडियम और ये वाला है रेयर मीडियम. यहाँ पे एक लाइट भेजी गई है.
लाइट भेजी गई तो यहाँ पे ये है इंसिडेंट लाइट और यहाँ पे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे जो लाइट आ रही थी वो एक पोर्शन तो ये निकल गया रिफ्लेक्टेड लाइट के फॉर्म में और एक पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया और ये कुछ इस तरीके से हुए हैं कि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। अब कुछ और चीजें हैं जो कि काम की है। यहाँ पे जब ये लाइट आ रही थी तो ये अनपोलराइज्ड लाइट थी। यहाँ पे जब ये लाइट आ रही थी तब ये अनपोलराइज्ड लाइट थी। अब जिस कंडीशन पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे जब ये निकल रही होगी तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। ये है अनपोलराइज्ड लाइट और यहाँ पे कुछ हिस्से में ऐसी होगी, कुछ हिस्से में ऐसी होगी, कुछ हिस्से में ऐसी होगी। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कैसी होगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द जो हमारा प्लेन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर यस। अच्छा, इस वाले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होता है ब्रूस्टर्स एंगल। क्या होता है वो? हम लिखेंगे tan ऑफ IP इज इक्वल टू म्यू, यानी म्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, यानी ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन 2। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। YDSE के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि सेपरेशन B between the slits is 2 mm. Okay. The wavelength lambda of the light used is 5896 angstrom and the distance between the screen and the slit is given as 100 centimeter. It is found that the angular width of the fringes is 0.2 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree, separation between the slits needs to be changed. अब जब आप ये पहली वाली क्वेश्चन देखते हो ना तो घबरा जाते हो, अरे भाई क्या क्या पूछ लिया, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कितनी मेहनत का क्वेश्चन है। नहीं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखो भाई, एंगुलर विड्थ बीटा अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना होता है? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। करेक्ट। तो इनिशियली वो दे रखा है 0.20 डिग्री और फाइनली वो दे रखा है हमें इतना करना है और इस केस में हमें डी डैश की वैल्यू बतानी है। सो क्या मैं कह सकता हूं लैम्डा अपॉन डी होल अपॉन लैम्डा अपॉन डी डैश इज इक्वल टू 0.20 अपॉन 21। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आई एम गेटिंग दिस एज, नॉर्मल सी बात है, 0 इससे तो कमी आएगी। किससे कम आएगी? ये जो हमारी ऑलरेडी जो दी रखी है 2 mm, इससे तो कमी आएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1.9 mm, which makes option 2 as the final answer। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है which has large angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens of। अब हमें एक बात बताओ भाई, अगर मैं चाहता हूं मैग्निफिकेशन ज्यादा हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE। करेक्ट। मुझे किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है? मुझे बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में। तो इतना तो अंडरस्टूड है कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बढ़ेगा तभी तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे समझ में आ गई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बड़ा होना चाहिए ताकि मैं बड़ी चीज को देख पाऊं। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट अगले क्वेश्चन पे आगे क्या हम लोग, इफ आई टॉक अबाउट एपर्चर के बारे में या उसके डायमीटर के बारे में, तो हमें पता है कि भाई डायमीटर के बारे में जब मैं बात करता हूं तो d अपॉन 1.22 लैम्डा होता है मेरा रिजॉल्विंग पावर। तो जितना बड़ा डायमीटर होगा क्या उतना ही मैं दूर दूर के छोटे छोटे स्टार्स को रिजॉल्व कर पाऊंगा आसपास से। तो इसका मतलब यहां पर डायमीटर बड़ा होना चाहिए तभी तो मेरा रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी बढ़ना चाहिए और उसका डायमीटर भी बढ़ना चाहिए, दोनों के दोनों लार्ज लार्ज, यानी ऑप्शन 3 बिकम्स द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉल्यूम V of a monoatomic gas varies with its temperature as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B, यानी A से B जब होता है तो मुझे बताना है, क्या बताना है? रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब बताना है। तो क्या मुझे पता है वर्क डन होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो P डेल्टा V, और जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या है, ये तो हमारा हीट है, तो हीट जो होगा वो होगा NCP डेल्टा T। करेक्ट। क्या इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख सकता हूं NR डेल्टा T, और क्योंकि यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस है तो N इंटू 5R/2 इंटू डेल्टा T, विच फाइनली गिव्स मी 2/5। इसका मतलब जो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया बच्चों? वो आ गया W अपॉन Q इज इक्वल टू 2/5 एज द फाइनल आंसर। देखिए
तो 2/5 क्या हो गया? फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1. आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. If yes, let us move forward to the next question. The fundamental frequency in an open organ pipe is equal to the third harmonic of a closed organ pipe if the length of the closed organ pipe is 20 centimeter. The length of the open organ pipe is. अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये open organ pipe और ये closed organ pipe होते क्या है. तो अगर मैं इस तरीके से पाइप्स बना रहा हूं तो इसको मैं कहूंगा open organ pipe और इसको मैं कहूंगा closed organ pipe. ठीक है भाई, क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना एकदम क्लियर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे मुझे ओपन के लिए कितनी बोली गई है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप होगी लैम्डा अपॉन 12. ठीक है. थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, थर्ड हार्मोनिक, तो 3 लैम्डा अपॉन 4L ऑफ क्लोज्ड, ये है ओपन, ये बराबर है. और हमें बोला गया कि द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20, यानी हमें इसकी वैल्यू दे दी गई 20. ठीक है. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वैल्यू. क्या यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? हाँ, तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितना आ जाएगा बच्चों? सोचें जल्दी से. 20 इंटू 2 दैट इज 40/3, यानी 40/3 सेंटीमीटर, एंड दैट वुड कम आउट टू बी 13.2 सेंटीमीटर. क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1. इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट. अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं. एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट. अब यार ये एफिशिएंसी सुना है, कहां सुना था? कार्नोट इंजन में सुना था. कार्नोट इंजन में कहां सुना था? अरे यार, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर अगर T1 और T2 है तो एफिशिएंसी को लिखा जाता था 1 - T2/T1. efficiency is equal to 1 minus of T2 upon T1. और अगर इतना पता है तो भाई हमें बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 केल्विन. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 273 upon 373 which gives me 100 upon 373. क्या इतना समझ आया? और इसको मैं इंटू 100 कर दूंगा. क्यों करूंगा भाई इंटू 100? क्यों करूंगा इंटू 100? ताकि मुझे परसेंटेज मिल जाए. ठीक है ना. तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो हाउ मच डू आई गेट? ये अप्रोक्सीमेटली 33 से कम आएगा, 26 के आसपास आएगा. बिल्कुल सही बात है. तो अप्रोक्सीमेशन से देखो हम आंसर निकाल सकते हैं. एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो डिफरेंट वैल्यूज पे है, आसपास नहीं है. चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere? अब मैं बात करता हूं RMS molecules की, तो RMS speed के बारे में. तो मुझे तो पता है कि जब RMS speed escape velocity के बराबर हो जाएगी तभी ऐसा हो सकता है. अब ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 3RT upon M is equal to 2 into G into R. क्या ये पता है? अगर पता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 into KBT अपॉन क्या लिखूंगा? बताए भाई जल्दी से. अपॉन M और केवी क्या होता है? R अपॉन Na. तो एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 2GR. इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है? टेम्परेचर निकल के आता है एंड दैट कम्स आउट टू बी 8.36 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन. और ये सॉल्व करने पे जब हमारे पास ऑप्शन से मैच किया तो ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन कहता है एक मेटालिक रॉड है जिसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है? 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing into a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting in the vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is. अच्छा भाई, तो हमने क्या किया कि भाई एक इस तरीके से चीज को रख लिया. रॉड हमारे पास कुछ ऐसी रखी हुई है, समझ लो, मतलब यूं इस तरीके से रखी हुई है. ठीक है. इसके ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एक्टिंग अपवर्ड्स. ठीक है ना. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है और क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस पे? अलाउ टू स्लाइड थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लोइंग रॉड टू कीप इट स्टेशनरी. हम इसको स्टेशनरी रखना है. तो क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट जिस भी तरफ लेना चाहे इस तरफ ले सकते हैं हम लोग. सो क्या मैं कह सकता हूं इस पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ जो कि होगा कितना? mg sin थीटा. जहां पे थीटा कितना है बच्चों? थीटा है 30 डिग्री. ठीक है ना. क्या यहां तक एकदम
मक्खन मलाई फ्लेयर। चलो भाई, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो मैं कहता हूं मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, तो इससे परपेंडिकुलर फोर्स कितना लगेगा, बी इंटू आई इंटू एल, और इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी इंटू आई इंटू एल इंटू कॉस 30। यानी क्या मैं आसानी से लिख सकता हूं कि भाई बी इंटू आई इंटू एल इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन 30। मुझे निकालना क्या था, मुझे तो करंट निकालना है। सो क्या मैं कह सकता हूं करंट इज इक्वल टू एम बाय एल, sin 30 is half, cos 30 is root 3 by 2, so 1 by root 3 into g upon b। क्या इतना समझ आया? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो what do we get, बताइए भाई। तो यहाँ पे मास दे रखा है, मास पर इन्होंने दे रखा है आपको 0.5, फिर 1 by root 3, 1 by root 3 को ऐसे कैसे लिख देते हैं, g की वैल्यू 10, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 by 4, तो 4 को ऊपर आ गया। क्या मैंने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया है मैंने, जी आ गया है, आई इंटू एल आ गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंडक्टर है जो कि 20 मिली हेनरी का है, जिसका कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टर दे रखा है 50 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ वीरिया। द पावर लॉस इन द सर्किट इज, अब यार पावर लॉस की बात कर रहा है तो पावर लॉस तो होता है आई स्क्वायर आर, और आई जो होता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इंटू आर, और v जो है दैट इज गिवन एज 10, ये आरएमएस वैल्यू आएगी, ठीक है ना। सो 10 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर होल अपॉन क्या लिखूंगा भाई, z की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर, समझ रहे हैं सब जने, प्लस यहां पे क्या लिखा है 314, ये क्या है मेरे पास ओमेगा, सो क्या लिखूंगा 314 इंटू एल विच इज 20, या यूं कहूं 0.02 माइनस 1 अपॉन 314 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4। देख लो बच्चों, क्या यही आएगा, क्या इसका स्क्वायर, इस कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 50। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, I get the final value as 0.79 watt। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। Looking at the options, ऑप्शन 1 एकदम परफेक्टली सही हो जाएगा। अगर सही हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक थिन डायमैग्नेटिक रॉड है जो कि प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from। अब हम जब बात कर रहे हैं थिन डायमैग्नेटिक रॉड की which is placed between the poles of the electromagnet, क्या होता है, एकदम से इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट फ्लो होने के कारण जो इंड्यूस करंट होता है वो उछल के गिर जाती है। अब जब वो उछल के गिर रही है तो वो किस कारण गिर रही है, उस करंट के कारण गिर रही है। वो करंट या मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस लिए आई, करंट के थ्रू आई। करंट कैसे आया, बैटरी से आया। तो जो सारा दम लगाया, फोर्स लगाया, धक्का मारा, वो किसने मारा, बैटरी ने मारा, यानी करंट सोर्स ने मारा। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप इतना समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार आप लोग इन सब चीजों को ध्यान नहीं देते हो कि जैसे करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या इसमें कहा गया है कि 1 मिली एम्पियर करंट पे 5 डिविजन होते हैं। 5 डिवीजन करंट मेरा मूविंग कॉइल डायग्राम में दिखाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक डिवीजन करंट पे मेरे पास क्या लिखूंगा भाई मैं 1/5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मानते हो ये बात। और एक डिवीजन वोल्टेज पे मेरे पास 1/20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछते कि बताओ एक डिवीजन रेजिस्टेंस कब शो करेगा, तो वो शो करेगा एक डिवीजन वोल्टेज अपॉन एक डिवीजन करंट। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 250 ohms। क्यों आया ये? क्योंकि 1/5 के साथ 10 to the power -3 भी है। Therefore, the correct answer for this particular question becomes option 3। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Mass of the sun was 10 times smaller, छोटा,
The universal gravitational constant was 10 times larger in magnitude. Which of the following is not correct? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने हाईलाइट भी कर रखा है कि कौन से सही नहीं है. ट्रू वाले स्टेटमेंट नहीं बताने भाई, फॉल्स वाले स्टेटमेंट बताने. तो क्या मैं कह सकता हूँ रेन ड्रॉप्स विल मूव फास्टर. या रेन ड्रॉप्स जब नीचे आ रहे हैं तो उनका जो एक्सेलरेशन है वो होता है g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर. लेकिन अगर हमने g को 10 गुना कर दिया तो क्या स्मॉल g की वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी. यानी ये सही बोल रहा है, जल्दी जल्दी नीचे आने लग जाएंगे. वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट. अच्छा ये कैसे? हम जब चलते हैं तो हम पे पृथ्वी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है. वो जो फोर्स लगा रही है दैट इज गिवन बाय m इंटू जी. अरे हाँ या ना, m इंटू जी. अब मास तो भाई हमारा कांस्टेंट है, वो तो बढ़ नहीं सकता, या वो तो बढ़ नहीं रहा. ऑफ कोर्स ज्यादा खाओगे तो बढ़ जाएगा. तो g की वैल्यू जो है उसका क्या होगा, g की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी ही सही. तो अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या मैं कह सकता हूं कि आदमी का ज्यादा भारी लगेंगे हम लोग. अब सोच के देखो, हाथी जो होता है वो कितना धीरे चलता है, लेकिन चींटी जो होती है वो बहुत तेज चलती है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस पे जो फोर्स जमीन लगा रही है वो कंपैरेटिवली कम लगा रही है. इसे हिप्पोपोटामस हो गया. तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ये भी ट्रू हो गया. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज. टाइम पीरियड, लेकिन टाइम पीरियड तो गिवन होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी से. अगर g बढ़ जाएगा तो क्या टाइम पीरियड घट जाएगा? बिल्कुल सही बात है. g ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज. अरे भाई g का ही तो खेल है सारा का सारा, g के कारण ही तो यही सब हो रहा है. तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो नॉट चेंज होगा? तो hence the correct answer for this particular question becomes option 4. और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं. एक सॉलिड स्फीयर है, it is in rolling motion. In rolling motion a body possesses translational kinetic energy. ओके हमें पता है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें ये भी पता है. तो रेशियो निकालना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो भाई ये तो बड़ा आसान काम है, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर. और जब मैं बात करता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तो वो होती है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब क्योंकि मुझसे सॉलिड स्फीयर के बारे में बोला जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर. और क्योंकि ये रोल कर रहा है तो मैं ओमेगा की वैल्यू लिख सकता हूं ओमेगा आर स्क्वायर. इसका हम थोड़ा डायग्राम बना देते हैं. तो क्या ये इस तरीके से चल रहा होगा तो मैं कह सकता हूं कि v अपॉन क्या लिखेंगे भाई बताएं. तो क्या v अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा होगा. ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस वैल्यू तो क्या मैं कहूंगा कि ये वाली आएगी 2/5. ठीक है ना. सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1 अपॉन 7/5 विच इज इक्वल टू 5/7. देख लो बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन 2. और यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की. The kinetic energies of a planet in an elliptical orbit about the sun at positions A, B and C are K, KB, KC respectively. AC is the major axis and SB is perpendicular to AC. The position of S as shown in the figure is. अब एक बात बताओ यार, जो चीज पास होगी उसका वेलोसिटी के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वही डिपेंड करेगा इसी काइनेटिक एनर्जी पे. तो क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है. तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम ए की बात करता हूं तो वो होता है m इंटू वी ए इंटू आर ए. एंगुलर मोमेंटम एट बी की बात करता हूं तो m इंटू वी बी इंटू आर बी. और एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी की बात करता हूं तो m इंटू वी सी इंटू आर सी. क्या ये मानते हो नहीं मानते हो? अब अगर एल ए एल बी एल सी बराबर है तो मुझे पता है आर ए सबसे छोटा है, आर बी उसके बाद है और आर सी सबसे बड़ा है. तो क्या इनका एंगुलर मोमेंटम सेम होने का मतलब हो गया इनकी वेलोसिटी की कुछ चेंजेस आ गए. यानी वेलोसिटी एट ए मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट सी. देख लीजिए बच्चों, अगर इतना समझ में आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर वेलोसिटी का वेरिएशन ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन भी इसी तरीके से फॉलो होगा. तो A greater than B greater than C. Hence the correct answer for this particular question becomes option 2. And I hope each and every one of you have understood this. अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. एक सॉलिड स्फीयर है which is rotating freely about its symmetrical axis and free space. The radius of the sphere is
increased keeping its mass same, which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? अब हमसे क्या बोला गया, हमसे का रेडियस बढ़ा दिया गया, तो अगर रेडियस बढ़ा दोगे तो आप नॉर्मल सी बात है, आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे हो, इसको बाहर से टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो क्या मैं कहूंगा कि अगर आपने टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया तो टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, और अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर मोमेंटम तो भाई कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। और अगर ये कंजर्व रहेगा तो क्या आई ओमेगा भी कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट हो रहेगा, और अगर आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा और आपने अगर रेडियस को बदल दिया तो क्या आई की वैल्यू बदल जाएगी और ओमेगा की भी वैल्यू बदल जाएगी, पर इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो l तो कांस्टेंट है लेकिन आई जो है वो बदल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम सही है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। आई होप इतना समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमने 2018 का नीट का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने कुछ भी चीज ऐसी हो जो छोड़ दी है तो वो बड़ी साबित हो सकती है, वापस से पीछे जाइए, सारे क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स इससे बेनिफिट उठा पाएंगे तो इसको शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका बेस्ट यूज ले पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।